नमस्कार, कालका से सवाल का लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में सीएम ने प्री बजट पर बैठक ली। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की और इस दौरान तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बजट के लिए सभी ने सकारात्मक सुझाव दिए। साथ ही पिछली सरकार की बजट घोषणाओं की इस दौरान समीक्षा भी की गई। इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं। और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपने आप इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज्यादा आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से एक जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। हर विभाग अपने नए नए सिस्टम से जनता को जो अच्छा लगे और जनहित में भी हो और डिसिप्लिन भी आए, ऐसे बहुत प्रयोग हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर इस प्रकार का हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार का कोई विषय आगे बढ़ा है तो अच्छा है, सराहनीय है। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको उन्हें प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियां हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं है और दोषी को जरूर पकड़ कर उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के हथकंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेयर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेयर भर्तियां ये क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेयर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग रोज नए काम कर रहा है और अब इसी कड़ी में विभाग अब लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतर रहा है। इसी को लेकर अब हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने तैयारी भी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले विभाग के साथ मीटिंग की गई है। साथ ही विज ने कहा कि ड्रेस कोड से अस्पताल में सुधार आएगा। इसी कोड के पीछे सरकार की क्या मंशा है और किस तरह ये लागू हो पाएगा, इस पर विज ने कहा कि ड्रेस कोड सभी के लिए जरूरी होगा। इसके लिए डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाई जा रही है। विज ने कहा कि सभी के लिए यूनिफॉर्म पहनना अब अनिवार्य होगा। मैंने पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं, यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा होगा।
नहीं, सबके लिए कंपलसरी कर दिया, हर लेवल तक कंपलसरी कर दिया। और हमने डिजाइनर से सबकी यूनिफॉर्म में डिजाइन करवाई हैं कैटेगरी वाइज, तो सबको यूनिफॉर्म डालना अनिवार्य है। खबर अम्बाला से है, जहां चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोर ने बेड पर सो रहे युवक के पास से 2 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं, लेकिन युवक को जरा भी भनक नहीं लगी। मामला अम्बाला शहर के गोविंद विहार का है, जहां सुबह 4 बजे की महिला गुरुद्वारा मंजी साहिब थाना माथा टेकने गई थी और जब वे वापस आई तो घर से 2 लाख रुपए और 2 आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन गायब मिले। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बेड के बॉक्स से 2 लाख रुपए और कमरे से 2 मोबाइल फोन गायब मिले हैं। महिला ने बताया कि इस दौरान उसका 21 साल का बेटा बेड पर ही सो रहा था। मामले की शिकायत मिलने के बाद अम्बाला पुलिस जांच में जुट गई है। उधर पुलिस भी इस बात को लेकर हैरान है कि चोरी के समय पास हो रहे युवक को भनक तक नहीं लगी। परिवार ने फिलहाल पुलिस को बताया है कि छोटे बेटे को विदेश भेजने के लिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने पैसा बैंक से निकलवा रखा था, जिस पर हाथ साफ कर लिया गया। मैं 4:10 में गुरुद्वारे गई हूँ, इतने में जाती हूँ हर रोज ही। हम 6 बजे वापस आए मेरे गेट का ताला वैसे का वैसा ही था। मैंने खुद हाथों से खोला है, खोल के मैंने अंदर गई। अंदर मेरा बेटा सोया सी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने आन के कुंडी देखी, मैं एकदम चौंकी भी, बाहर से कुंडी किसी ने लगा दी। आगे मैं अपने तकिए के नीचे ना मैं फोन और चाबियां रख गई सी पर दूसरे कमरों की, ना मेरी चाबियां सी ना मेरे फोन सी। मैं इसको उठाया बेटे को, मैं कहा अपना फोन दो। मैंने बेल मारा भी मेरा फोन कहाँ है। वो बोला कि मम्मी मेरा भी फोन नहीं है, एयरपोर्ट भी नहीं है। मेरे दराज के बीच में ना एक चादर सी सिर्फ खाली पैकिंग में थी। उसकी पैकिंग की जिप तोड़ी गई थी उन्होंने, तो वो बेड के ऊपर रखा हुआ था। नीचे लिफाफे में मेरा 2 लाख रुपया कैश थी, वो उठा के ले गए। सूचना मिली थी कि गोविंद विहार में मकान है, जो मकान की ओनर है लेडी, वो गई हुई थी। जैसे वो सुबह घर से गई है और 6 बजे वापस आई है तो देखा कि उसके मकान के अंदर जो बेड है, बेड से 2 लाख रुपए चोरी होने पाए हैं और उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। खबर यमुनानगर से है, जहां एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल ने एक ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ मोबाइल की स्नैचिंग करते थे बल्कि चोरी भी करते थे। इस गिरोह से अब तक 39 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 2 मोबाइल स्नैचिंग के मामले हैं। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि शादीपुर निवासी एक बाइक रिपेयर वाले को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक इस गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में और भी मामले दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गिरोह से इसके साथ ही एक बाइक बरामद हुई है जिसका इंजन व चेसिस नंबर बदला हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सेल इंचार्ज निर्मेश ने कल एक सलमान सन ऑफ इकराम है, वासी शादीपुर, जो मोटरसाइकिल की रिपेयर का काम करते थे। ये कल शाम को करनौर नाके के पास से करीब शाम को 6 बजे करीब इन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोक किया और जो रोकने के पास के तलाशी ली तो उसमें 16 फोन बरामद हुए हैं। और इन्हीं के साथी पहले ही 4 साथी पहले गिरफ्तार हुए हैं, जो 5/2/2023 को मोहम्मद मियां गिरफ्तार किया था उसको भी, जिसकी निशानदेही पर सावेज को मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था। उस सावेज से भी 15 मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जिसमें एक स्नैचिंग का फोन भी था जो उससे बरामद हुआ था। और एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर अम्बाला नगर निगम अब सख्त हो चुका है। ऐसे लगभग 50 होटल और रेस्टोरेंट्स को अम्बाला नगर निगम ने नोटिस जारी कर जल्द से जल्द उन सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है जो एक होटल रेस्टोरेंट को एनजीटी की गाइडलाइनों के मुताबिक करनी होती है। अम्बाला नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि होटल रेस्टोरेंट्स
दिए गए समय में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निगम ऐसे होटल और रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई करेगा। गाइडलाइन के तहत जो है वो केस चल रहा था और एनजीटी के डायरेक्शंस के हिसाब से ही जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और बाकी पोल्यूशन के नॉर्म्स जो फॉलो नहीं कर रहे थे उनको नोटिस जारी किए। सारी कार्रवाई थी, इसमें पहले सील करेंगे, उसमें नोटिस देंगे, बाकी और जो कार्रवाई होगी वो सारी करेंगे। सर पैच वर्क को लेकर मेयर इसमें जो हम सारी सर्वे हमने करा ली है, सभी वार्ड वाइज जो है हम जितना भी जो भी टूट फूट है सड़कों की और गलियों नालियों की वो सारी कर रहे हैं और उसमें जल्दी कार्रवाई अमल में लाएंगे। नारकोटिक विभाग की ओर से पूरे हरियाणा में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें एडीजीपी श्रीकांत यादव के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी अशोक कुमार कुरुक्षेत्र से साइकिल पर रवाना होकर लोगों को नशे से बचाव के लिए जागरूक करते हुए समालखा पहुंचे हैं, जहां युवा चेतना क्लब के सदस्य और शहरवासियों ने अशोक कुमार का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। वहीं अशोक कुमार के साथ समालखा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, चौकी पुलिसकर्मी और रेलवे पुलिसकर्मियों ने भी उनका सहयोग किया और रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। तो समालखा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नारकोटिक्स विभाग की ओर से पूरे हरियाणा में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में एडीजीपी श्रीकांत यादव के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी अशोक कुमार कुरुक्षेत्र से साइकिल पर रवाना हुए और लोगों को नशे से बचाव के लिए जरूरी निर्देश और देते हुए साथ ही जागरूक करते हुए समालखा पहुंचे। यहां पर युवा चेतना क्लब के सदस्यों और शहरवासियों ने पुलिस अधिकारी अशोक कुमार का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया है। इसी के साथ अशोक कुमार के साथ समालखा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, चौकी पुलिसकर्मी और रेलवे पुलिसकर्मियों ने भी उनका सहयोग किया और रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी किया गया। उधर लंबी पड़ी मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश भर के प्रांतों से मुख्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। कई घंटों चली इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने कई अहम निर्णय भी लिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर से किसान 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि जब किसान दिल्ली से वापस हुए थे तब किसानों की कुछ मांगें लंबित थी, जिस पर सरकार अपने वादे पर खरे नहीं उतरी और मांगों को पूरा नहीं किया। वहीं किसान आंदोलन के दौरान हुए मामलों और शहीद किसानों को लेकर भी उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि 20 तारीख को दिल्ली कूच करने के बाद एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को घेरने का काम करेगा ताकि वे अपनी मांगों को पूरा करवा सके। एसकेएम की बैठक थी, आपको पता हो 11 दिसंबर में हमने पोस्टपोन किया था अपने आंदोलन को और जब दिल्ली से हम चले थे तो कह के चले थे कि लौट के आएंगे और आज की बैठक जो थी हमारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज दोबारा से वो एक कार्यनीति बनाई गई, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत का बगल बजाया। आज 20 मार्च को दिल्ली में पुणे पूरे देश के किसान एकत्रित होके सरकार से अपनी जो हमारी जो मांगे जिन पे उन्होंने वायदा किया था उस समय और जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम दिल्ली में जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे का जब किसान संगठनों की आम बैठक होती है, उसका एक परंपरा है कि हम अध्यक्ष मंडल तय करते हैं पहले और अध्यक्ष मंडल तय हुआ जिसमें युद्धवीर सिंह जी और राजा राम जी और मैं डॉक्टर सुनीलम, हम लोगों को हाउस ने चुना अध्यक्ष मंडल के तौर पे और इसीलिए हम प्रेस वार्ता आपके बीच में कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो निर्णय हुआ वो आपने बता दिया है, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में हम जो 380 दिन का आंदोलन चला, 725 किसान हमारे शहीद हुए,
उस अनुभव के बाद हमें ये जरूरत लगी कि हम एक अपना संविधान बनाएं, एक उसकी दिशा निर्देशिका तय हो, ताकि एक बहुत हम अनुशासित तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। प्रदेश बीजेपी 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसी सिलसिले में आज 10 फरवरी और कल 11 फरवरी को भिवानी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जारी है। बैठक में सीएम मनोहर लाल समेत प्रदेश से केंद्र सरकार में शामिल तीनों केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बैठक में साल 2024 का रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं मंत्री संदीप सिंह को बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा नहीं भेजा गया है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अडानी मामले को लेकर हावी हो रहे विपक्ष पर विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष का साथ लोग तभी दे सकते हैं जब वो ड्रामा करने की बजाय अपने पुराने गलत कामों की माफी मांगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां भिवानी में हो रही बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी, वहीं सरकार पर हमलावर विपक्ष पर कटाक्ष की और सुरक्षा मामले में हरियाणा को सबसे फिसड्डी बताने वाली रिपोर्ट को भी आधारहीन बताया। तो तस्वीरें भिवानी की है जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते अपनी बात भी सामने रखी। एक तरफ जहां उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास को सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी मामले को लेकर हावी हो रहे विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां 17 वर्षीय छात्र के हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने चाकू से गोदकर छात्र की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। अगर कोई कहता है भाई घर में रुक रहे हैं तो
पुलिस को भी फोन कर सकता है, वो बता सकता है और खुद भी पकड़ सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं। एक एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुली यूज कर रहे हैं। फेस के ऊपर होना चाहिए। 4 दिन से हम लोग सड़क पे हैं। और अब खबर पुंडरी के गांव डीग से है, जहां डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर निधि ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत के बाद डीएसपी का पद प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 बार यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद उन्होंने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। निधि ने यह भी कहा कि उसकी इच्छा इससे भी आगे जाने की है। साथ ही निधि ने योग्यता के अनुसार पर नौकरी देने को लेकर सरकार की तारीफ भी की है। साथ ही उन्होंने बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने उनके छोटे से गांव से 8 सालों में लगभग 200 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी गई है। नहीं सर, हथियार तो नहीं डाले, अभी तक भी नहीं डाले, अभी तक भी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने वैसे 5 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है। अभी तो मैं पहले अपनी जो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में डीएसपी का पद मिला है इसको ज्वाइन करूंगी, ट्रेनिंग करूंगी, उसके बाद देखती हूँ। सर मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो मेरा यूपीएससी का एग्जाम मैंने दिया था, उसका मेंस था, तो मेंस से 1 महीने पहले ही मेरी ज्वाइनिंग थी। तो वो वहाँ से मुझे और ज्यादा छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो या तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखती, अपना पेपर देती, या फिर मैं ज्वाइन करती। तो फिर परिवार ने भी सपोर्ट किया कि सिविल सर्विसेज में ही मतलब मेन एम वही है और उसी में जाना है अल्टीमेटली, तो उसकी ही तैयारी करो। तो फिर इसलिए सर मेरे को वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी। बट वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब थी जो इससे पहले मिली थी, और ऑल इंडिया लेवल की जॉब थी, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की। रोहतक रेंज की सीएम फ्लाइंग ने दादरी लोहारू रोड पर गाड़ियों की जांच की। उस दौरान टीम को नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेला की 2 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर 4 बसें चलती मिली। टीम ने पहले बसों को पकड़ा और फिर अटेली पुलिस चौकी लेकर गए। उसके बाद पुलिस की कस्टडी में 4 बसों को बारड़ा थाना ले जाकर कार्रवाई की गई। आरटीओ विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि एक जैसे नंबर की 2-2 बसें, कुल 4 बसें पकड़ी गई हैं। जांच में पता चला कि पिछले कई दिनों से ये बसें इसी तरह से चल रही थी। ये हम लोहार इस पे दादरी से लोहार रोड पे हम चेकिंग कर रहे थे व्हीकल की, तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के साथ में थे, उनके साथ में तो एक ही नंबर की 2 बस थी, 0215 और ये दूसरी थी 5563। तो हमने इनको चेक किया तो एक ही नंबर पर 2 बसें चला रहे थे। अभी इसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए लेके आए इसे। तो अभी क्या इम्पाउंड किया गया है? अभी इनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं और जो भी आगे कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही की थी, जिसका असर जींद में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बेटियों को हरियाणा की खापलैंड खूब भी रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में जींद जिले का लिंगानुपात 986 पहुंच गया है। जींद जिले ने जनवरी में जारी किए गए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में टॉप किया है, तो वहीं दादरी जिला सबसे फिसड्डी यहां पर नजर आया है। भले ही जींद आर्थिक तौर पर प्रदेश में पिछड़ा हो, लेकिन सामाजिक तौर पर लिंगानुपात में अंतर को घटाकर यहां के लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय दे दिया है। बेटियों के जन्म लेने के मामले में जींद हरियाणा प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। हाँ, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी, और पर जींद जिला उस समय काफी पिछड़ा हुआ था, पर लोगों की सोच बदली और स्वास्थ्य विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए और पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया और गांव-गांव में जाकर इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई कि लड़कियां भी किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है और वो भी बड़े होकर माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। बिल्कुल, ये इसमें 986 जो सेक्स रेशो आया है ये पूरे हरियाणा में 1 नंबर है, और इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं पूरा जिला प्रशासन
और हमारी सिविल सर्जन और जितने हमारे SMO हैं, ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी अधिकारी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। पिछले वर्ष भी जो 2022 का था उसमें हमारा जनवरी से अप्रैल तक हम फर्स्ट नंबर पे थे और फिर दिसंबर तक हमारी जो है सेकंड पोजीशन रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।